हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थोड़ा बेसिक थोड़ा डीप में, जहां हमने अपने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में पढ़ा था और विभिन्न इतिहासकारों के मत देखे थे। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तिथियां बताई हैं और जो हमारी सर्वमान्य तिथि है जो हमने कार्बन C14 के आधार पर निकाली थी वो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का कालखंड है, जिसे आपको याद रखना है। और एक बार याद रखने के लिए मैंने यहाँ इसको मेंशन कर दिया है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और आपको यही डेट याद रखनी है। कार्बन C14 के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। चलिए शुरुआत करते हैं हम आप आज के नए वीडियो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की अन्य विशेषताओं की, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन, उसकी भवन निर्माण तकनीकी, मिट्टी के जो बर्तन बनाने की कला थी, लिपि थी, उन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की भवन निर्माण तकनीकी के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता की जो भवन निर्माण तकनीकी है ये बहुत ही सुव्यवस्थित थी। यानी उस टाइम पर, आज से लगभग 20 लाख साल पहले की बात करता है, और उस टाइम पर इतने सुनियोजित तरीके से भवनों का निर्माण किया गया था। उस टाइम पर जो भवन थे वो ईंटों से निर्मित किए गए थे। कच्ची ईंटों के द्वारा ये भवन निर्मित किए गए थे और ईंटों का भी एक निश्चित अनुपात रखा गया था। जो ईंटें आपको मिलती हैं वो 4:2:1 के अनुपात में मिलती हैं। ठीक है, तो ये इस काल की एक प्रमुख विशेषता थी। ये ईंटों का अनुपात है 4:2:1। ठीक है, इसे भी आप याद रख लेंगे। बात करते हैं हम इसके मृदभांडों की। तो पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो मृदभांड थे वो कैसे थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो मृदभांड थे वो लाल रंग के मृदभांडों का प्रयोग करते थे। ये इनकी एक विशिष्ट शैली हो गई कि ये चित्रित लाल रंग के मृदभांड बनाते थे। यानी जो लाल रंग के मृदभांड थे उस पर काले रंग से डिजाइनें बनाया करते थे। ये चित्रित लाल रंग के मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता है। फिर हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में। ठीक है, मृदभांड हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे लिपि के बारे में। तो लिपि जो यहाँ थी वो सांकेतिक चित्रों पर आधारित थी। यानी चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को बताते थे। यानी जो इनकी लिपि थी उसको आप बृष्टोफेदन या फिर चित्राक्षर लिपि या भाव चित्रात्मक लिपि किसी भी नाम से जान सकते हैं। और ये लिपि पहली पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं इस प्रकार से लिखी जाती थी। आपकी बृष्टोफेदन लिपि, जो कि सांकेतिक चित्रों के आधार पर लिखी जाती थी। ठीक हो गया, तो आपको लिपि पता चल गई हड़प्पा सभ्यता की, बृष्टोफेदन लिपि, चित्राक्षर लिपि या फिर भाव चित्रात्मक लिपि। और ये वही लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसीलिए आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हमने किस काल के अंतर्गत रखा था? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके नगर योजना की। इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अभी हम एक मोटे तौर पर यहाँ देख रहे हैं। नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में हुआ। यानी कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरी यानी शहरी सभ्यता थी। उस टाइम पर यहाँ शहर बसाए गए थे, नगर बसाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ जो नगर बसाए गए थे वो ग्रिड सिस्टम या जाल पद्धति पर आधारित थे। ग्रिड सिस्टम या फिर जाल पद्धति पर आधारित थे और दो प्रकार के यहाँ पर नगर विन्यास की दो प्रकार की पद्धति थी। तो आप देखेंगे कि जो दो प्रकार की इनकी पद्धति थी, पहला आप देखेंगे पश्चिमी टीला है यहाँ पर, जिसको आप ऊपरी नगर कहते हैं, और दूसरा पूर्वी टीला है जिसको निचला नगर कहा जाता था। पश्चिमी टीला जिसको ऊपरी नगर इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो पूर्वी टीला था वो पश्चिमी टीले की अपेक्षा नीचे बसाया गया था। ठीक है, पश्चिमी टीले की विशेषता थी कि यहाँ के नगर आयताकार बसाए गए थे, साथ ही इसमें दुर्गीकृत व्यवस्था थी। यानी कि ये जो नगर थे वो किलाबंद थे, इनकी सिक्योरिटी के लिए दुर्गीकरण किया गया था। तो ये दुर्गीकरण जो व्यवस्था थी ये कहाँ थी? पश्चिमी टीले में। पूर्वी टीला जो था, यहाँ के जो नगर थे वो सामान्य जनता का आवास क्षेत्र था। यानी सामान्य जनता यहाँ रहा करती थी और यहाँ जो नगर थे उसमें दुर्गीकरण नहीं मिलता है। यानी यहाँ के नगरों के किनारे किलाबंद नहीं किया गया था। फिर हम बात कर लेते हैं कि आप जो हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल मिले हैं, ज़्यादातर स्थलों में ये दो दुर्गीकरण व्यवस्था प्रचलित थी, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, यानी ऊपरी नगर और निचला नगर। इस टाइप की व्यवस्था ज़्यादातर स्थलों में प्रचलित थी। लेकिन एकमात्र इसका अपवाद कह लीजिए धौलावीरा।
धौलावीरा एकमात्र नगर था जहाँ 3 दुर्गीय व्यवस्था प्रचलित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार कि 3 दुर्गीय व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी, तो वो आपकी धौलावीरा में प्रचलित थी। यहाँ पर ऊपरी नगर और निचला नगर के साथ साथ एक मध्यम नगर भी था। ये 3 दुर्गीय व्यवस्था प्रचलित थी आपके धौलावीरा में। चलिए कुछ अन्य विशेषताएं हम बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कुछ अन्य विशेषताएं रह गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ का समाज कैसा था। ठीक है, समाज के बारे में अगर बात करें तो ये समाज मात्र सत्तात्मक था, यानी माता को प्रधानता दी गई थी और जो इनकी प्रमुख देवी थी वो भी मातृ देवी थी। ठीक है, माता की प्रधानता थी, मात्र सत्तात्मक समाज था। और जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक समाज में कुछ वर्ग होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से जो समाज का वर्ग होता था वो बटा होता था। तो यहाँ पर जो समाज बटा था वो भी 4 वर्गों में बटा था, लेकिन ये जो 4 वर्ग थे ये आपके पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग थे। ठीक है, सबसे ऊंचा स्थान पुरोहित को, उसके बाद योद्धा, व्यापारी, फिर श्रमिक वर्ग, ये इस टाइप से बटे हुए थे आपके सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र न होकर पुरोहित, योद्धा, व्यापारी एवं श्रमिक वर्ग था। ये आप याद रखेंगे। बाकी मात्र सत्तात्मक इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो कैसा समाज था, तो मात्र सत्तात्मक समाज था। और यहाँ के जो प्रमुख देवी हैं वो मातृ देवी हैं, ये मातृ देवी की पूजा किया करते थे। अगर हम बात कर लें इनके भोजन की, तो ये भोजन शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया करते थे। वस्त्रों की बात करें तो ऊनी और सूती वस्त्र दोनों प्रकार के वस्त्र पहना करते थे और सिले हुए वस्त्र पहना करते थे। आपने पढ़ा होगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ से सर्वप्रथम उनको कपास के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही पहली बार कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि क्या कहते हैं, प्रमाणित करते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो धार्मिक व्यवस्था में मैंने आपको बताया मातृ देवी इनकी प्रमुख देवी हो गई। मातृ देवी की पूजा किया करते थे, उसके साथ पशुपति और वृषभ की पूजा किया करते थे। इसके साथ ही यहाँ पर लिंग पूजा और नाग पूजा के भी प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं समाधान। तो यहाँ जो समाधान था वो 3 तरह का था, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और दाह संस्कार, तीनों ही प्रचलित थे। अगर आंशिक समाधान की बात करें तो पहले जो शव होता था उसको चील कौवों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, जो भाग शेष बचता था उसको दफना दिया जाता था, इसको आंशिक समाधान कहा गया। पूर्ण समाधान में पूरे के पूरे शव को ले जाकर दफना दिया जाता था, वो पूर्ण समाधान होता था। और दाह संस्कार जिससे वर्तमान में आप सभी लोग परिचित हैं। ठीक है, तो तीनों व्यवस्थाएं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थीं और इसके साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं लोथल से, और विभिन्न जगह हैं जहाँ से आपको इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इनकी आर्थिक व्यवस्था की। तो आर्थिक व्यवस्था यहाँ पर कृषि भी प्रचलित थी, पशुपालन भी होता था, व्यापार और व्यवसाय भी प्रचलित था। व्यापार और व्यवसाय के लिए आपको यहाँ पर चन्नू दड़ो हो गया, लोथल हो गया, जहाँ से आपको मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, जिससे जो ये मनके बनाते थे विभिन्न धातुओं के मनके बनाए जाते थे और वो मनके यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते थे कि जब व्यापार और वाणिज्य होता है तो आप कुछ चीज़ें निर्यात करेंगे तो कुछ चीज़ें आयातित भी तो करेंगे, यानी आयात भी तो करेंगे। तो जो आयातित वस्तुएं थी जो ये मंगाते थे उन वस्तुओं के बारे में चर्चा करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मिलान करने के लिए ये क्वेश्चन बन जाता है, आप ध्यान से देखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टिन की। टिन आपका अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। कहाँ से मंगाया जाता था टिन? अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। साथ ही आपका चांदी की बात करें तो ये भी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। ठीक है, टिन अफगानिस्तान ईरान से, चांदी भी ईरान और अफगानिस्तान से, उसके साथ साथ सीसा भी आपका ईरान अफगानिस्तान से मंगाया जाता है, साथ ही राजस्थान से। आपको याद हो जाए इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ आपको कि टिन, चांदी, सीसा, ये तीनों चीज़ें आपकी अफगानिस्तान प्लस ईरान से आती थीं। साथ में सीसा आपका राजस्थान के क्षेत्र से भी मंगाया जाता था। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तांबा बार बार पूछा जाता है। तांबा आपका राजस्थान और बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। राजस्थान में भी एक जगह पड़ती है खेतड़ी, खेतड़ी से विशेषकर क्या कहते हैं तांबे का आयात होता था। तो तांबा आपका राजस्थान और बलूचिस्तान से मंगाया जाता है। उसके बाद लाजवर्द की अगर हम बात करें तो ये मेसोपोटामिया से मंगाया जाता है। नीलमणि आपका महाराष्ट्र से मंगाया जाता है। इसके अलावा शिलाजीत आपका हिमालय क्षेत्र से। और भी वस्तुएं थी जो मंगाई जाती थी, इंपॉर्टेंट है।
और ये आपके एग्ज़ाम में मिलान के लिए आ जाती है, मिलान करने को कि टिन कहाँ से मंगाया जाता है, तांबा, चांदी, लाजवर, नीलमणि, सीसा कहाँ से किस किस क्षेत्र से मंगाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, मैंने आपको याद हो जाए इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया कि टिन, चांदी, सीसा आप एक साथ याद कर लेंगे। अफगानिस्तान, ईरान से तीनों ही चीज़ मंगाई जा रही है, प्लस सीसा एक आपका राजस्थान से और आ रहा है, तांबा आपका राजस्थान और बलूचिस्तान से आ रहा है, लाजवर्द आपका मेसोपोटामिया से, नीलमणि आपका महाराष्ट्र से आ रहा है। तो ठीक है, इसे याद करेंगे। अब हम इसके नगर नियोजन के बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। नगर नियोजन हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि ऐसी नगर प्रणाली आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। वर्तमान में भी आपको ऐसी नगर योजना देखने को नहीं मिलेगी जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। उस टाइम पे जो नालियाँ बनाई गई थी इनकी, वो नालियाँ पक्की ईंटों से निर्मित सुव्यवस्थित प्रकार की नालियाँ थीं, और पक्की मिट्टी के पाइप वाली नालियों के उदाहरण आपको चन्नू दड़ों से प्राप्त होते हैं। जो नालियाँ बनाई गई वो पक्की ईंटों से निर्मित थीं। आप यहाँ देख सकते हैं, एक रफली ड्रॉ कर रही हूँ, अगर दिखाई दे रहा होगा। इस टाइप की नालियाँ थीं। नालियों के बीच में इस तरह से ये गोल, एक सेकेंड, हाँ, सॉरी अभी हाथ थोड़ा सेट नहीं है। तो नालियों के बीच में इस तरह के गोलाकार खंड बनाए जाते थे, जिससे क्या होता था, जो कचरा आए वो इन गड्ढों में क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, और बाद में केवल इन गड्ढों की सफाई कर ली जाती थी। इससे पूरी नाली क्या होती थी, क्लीन रहती थी, और गड्ढों में कचरा इकट्ठा हो जाता था, फिर समय समय पर गड्ढों की सफाई कर ली जाती थी। और इन गड्ढों को जो छोटी नालियाँ होती थी उन्हें कच्ची ईंटों से ढक दिया जाता था, जो बड़े गड्ढे या बड़ी नालियाँ होती थी उनको बड़े पत्थरों के टुकड़ों से ढका जाता था। ठीक हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं हम सड़कों की। ठीक है, जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सड़कें थीं सिंधु घाटी सभ्यता की, वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। कच्ची ईंटों से निर्मित सड़कें थीं, और एक पक्की सड़क बनाए जाने का जो एकमात्र साक्ष्य वो आपका कालीबंगा से प्राप्त होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में हो गया। तो इस प्रकार से सड़कें बनाई गई थीं। ठीक हो गया ये, और इस प्रकार से ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, और इसके साइड में यहाँ पर हम क्या कहते हैं, मकान बना लेते थे। तो जो घर होते थे, इसके जो दरवाजे बनाए जाते थे, खिड़कियाँ बनाई जाती थी, वो मुख्य सड़क की ओर नहीं बनाए जाते थे, बल्कि पिछवाड़े की ओर बनाए जाते थे, ताकि घर को धूल मिट्टी से सुरक्षित रखा जा सके। अपवाद स्वरूप केवल लोथल ऐसा नगर था जिसकी खिड़कियाँ दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अन्नागार की। तो जो अन्नागार था, अन्नागार के साक्ष्य आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर विशाल अन्नागार की बात करें, जो सबसे बड़े अन्नागार थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला है, तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। और अभी वर्तमान में ये स्पष्ट हो चुका है, जो हड़प्पा से अन्नागार मिले हैं वो लगभग दोनों ही विशाल अन्नागार है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चूज़ करना हो तो मोहनजोदड़ो को आप चूज़ करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं कुएँ की। तो इस टाइम पे काफ़ी सारे पानी की जो थी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पाइप लगे थे, बड़े बड़े कुएं, तालाब इस टाइप से होते थे। जो कुएं के साक्ष्य आपको मोहनजोदड़ो से बड़ी संख्या में कुएं प्राप्त हुए हैं। ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। बहुत ही सुव्यवस्थित प्रकार से इसको विकसित किया गया था, इसीलिए हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो विकसित सभ्यताओं में आती है और काफ़ी विस्तृत सभ्यता थी। ठीक है, चलिए आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थोड़ा मेरा गला बैठा है, उस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई होगी, सॉरी। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।